नमस्कार, वेलकम टू वेदांत कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग कंप्यूटर की दूसरी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और कंप्यूटर की मेमोरी कैसे काम करती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर को डिजिटली हम लोग कैसे मॉनिटर कर पाते हैं। जैसे आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट क्या होती है। हालांकि कल की जो क्लास थी उसमें हमने बेसिक तौर पे जाना था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे हम इनपुट देते हैं, कैसे प्रोसेसिंग करता है, कैसे आउटपुट देता है और कैसे आउटपुट देने वाले डेटा को वो स्टोर करता है मेमोरी यूनिट में। तो आज हम समझेंगे मेमोरी है क्या और ये कैसे काम करती है। तो आप देख सकते हैं मेमोरी यूनिट क्या है। जैसे हमारे मस्तिष्क में आप जानते हैं मस्तिष्क के कई पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और हर एक पार्ट का अपना एक काम होता है, सोचने का, समझने का, डेटा को स्टोर करने का। वैसे ही ये मनुष्य का चित्र दिखाया गया है कि यहाँ जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे हम सोचते तो दिमाग से ही है, लेकिन दिमाग में ही हमारे कहीं ना कहीं पर स्टोरेज की क्षमताएं होती है। वैसे ही कंप्यूटर भी काम करता है। तो देखिए, मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसका इस्तेमाल डेटा और इंस्ट्रक्शंस, दो चीज है, डेटा और इंस्ट्रक्शन तथा सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर को डेटा को कलेक्ट करके उन्हें मापना, डेटा को स्टोर करना और प्रोसेस के दौरान डेटा को यूज करना होता है। तो समझते हैं कैसे कैसे काम करेगी मेमोरी। अब देखिए, अगर ये भी बात करें मेमोरी कौन कौन सी होती है, प्रिंसिपल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी के नाम से इसे हम जानते हैं। जैसे हमने कल आपको बताया कि कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है प्राइमरी मेमोरी क्या है, मुख्य मेमोरी क्या है, या मेन मेमोरी किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो रैम होती है उसे ही हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, लेकिन रैम के अलावा भी जो कैश मेमोरी होती है और जो रजिस्टर होते हैं, इन्हें भी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखते हैं कि मेमोरी शुरू कहाँ से होती है। जैसे आप जानते हैं मनुष्य के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, सेल से होता है। वैसे ही हमारी मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम कहते हैं बिट। और बिट में सिर्फ दो डिजिट होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आप ये पता करने की कोशिश करिएगा कि 0 और 1 में किसको फॉल्स कहते हैं और किसे ट्रू कहते हैं। खैर, तो जो बिट की बात करते हैं, बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि डेटा का कन्वर्जन कैसे होता है, बाइनरी से आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अथवा जो ABCD आप लिखते हैं या स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं उनका बाइनरी डिजिट क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बड़ी आसानी से आज अपना नाम लिख लेते हैं कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर आपके नाम को कैसे पढ़ता है, कितना बड़ा होगा आपका नाम, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। फिलहाल यहाँ देखिए कि बिट जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है, दो वैल्यू होती है, एक 0 और दूसरी 1। यह एक बाइनरी संख्या है। जो कंप्यूटर की सारी जानकारी होती है वह इन्हीं से बनती है। बहुत लंबी श्रृंखलाएं बनती हैं, ये हम कल देखेंगे कि कितनी छोटी सी जानकारी, एक जो मैसेज हम हाय का भेजते हैं वह मैसेज भी कंप्यूटर में कितनी जगह में स्टोर होगा और उसके लिए कितना बड़ा बाइनरी डिजिट लिखा जाएगा, एक एक करके लिखेंगे हम लोग कल। आज सिर्फ समझेंगे। दूसरी चीज, पहले बिल्डिंग ब्लॉक, निबल, बाइट और वर्ड, क्या क्या इसकी इकाइयां होती हैं ये हम लोग समझेंगे। अब देखिए, यहां पर आपको स्क्रीन में दिखाया गया है कि 0 और 1 ही हैं, लेकिन इन चार को मिला करके, चार बिट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक निबल। ठीक है, चार को मिला देंगे, चार बिट को एक निबल बन जाएगा। और इसी प्रकार अगर 8 बिट हमारे पास डेटा है तो उस 8 बिट के डेटा को हम क्या कहेंगे, बाइट, एक बाइट। क्या कहेंगे, एक बाइट। ठीक है।
फिर वर्ड में क्या होता है, एक वर्ड में 2 से 4 बाइट हो सकती है, जैसा वर्ड की साइज होगी। तो यहां पर आप समझिएगा, कई बार पेपर में पूछ लेता है निबल क्या है, तो यह दूसरी सबसे छोटी मेमोरी की यूनिट है, क्योंकि सबसे पहली जो छोटी यूनिट है वो क्या है, बिट। दूसरी कौन है, निबल। तीसरे नंबर पर कौन है, बाइट। ठीक है। बाइट कंप्यूटर की मौलिक इकाई होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, जिसमें कंप्यूटर में डेटा को अक्सर बाइट में ही मापते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप कभी विंडोज में या किसी भी फाइल में आप अगर किसी सिस्टम में फाइल का साइज देखेंगे तो मोस्टली वो या तो किलोबाइट में लिखा होगा या फिर बाइट में। और ये आपको देखने को मिल सकता है जब आप बायोस के साथ किसी डेटा को मेजरमेंट कर रहे हो। खैर, वर्ड की बात करें, कंप्यूटर में वर्ड बाइट के समान होता है, लेकिन इसका आकार प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये विशेष तौर पर इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। निब्बल भी बहुत कम पूछा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी बाइट। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किलोबाइट बनती है आपकी बाइट्स से। कैसे, एक संख्या याद कर लीजिए, कंप्यूटर में मेमोरी के तौर पे 1024 1024 1024 बाइट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 किलोबाइट। 1024 बाइट मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 किलोबाइट। और अगर 1024 किलोबाइट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 मेगाबाइट। अब समझते हैं कि इनका इतना ज्यादा यूज क्यों है। आप अगर एमएस वर्ड में कोई फाइल अगर आप टाइपिंग करते हैं तो देखते हैं कि उसकी नॉर्मली साइज जो है, अगर आपने 1-2 पेज टाइप किए हैं तो मुश्किल से 15 KB, 20 KB, 25 KB या 50 KB तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी फोटो क्लिक कर लें अपने मोबाइल में तो उसकी साइज हमेशा आप देखेंगे, आजकल के जो एंड्रॉयड फोन है मेगाबाइट्स में होती है, 2 MB, 3 MB, 5 MB, 10 MB, जैसा आपकी कैमरे की क्वालिटी होगी। तो जो बड़ी फाइल है कंप्यूटर या मोबाइल की, डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो आप हमेशा मेगाबाइट में ही स्टोर करते हैं, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा किलोबाइट्स हो जाती है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या आता है। अभी हमने क्या पढ़ा, बाइट पढ़ा। बाइट के बाद क्या पढ़ा, किलोबाइट पढ़ा। अब किलोबाइट के बाद एक और चीज पढ़ी थी, मेगाबाइट। और मेगाबाइट के बाद क्या आता है, गीगाबाइट। अब गीगाबाइट कैसे बनता है, तो फिर वही एक नंबर 1024 1024 मेगाबाइट मिला देंगे, 1 गीगाबाइट बन जाएगा, जिसे आमतौर पर हम लोग जीबी के नाम से जानते हैं। आजकल जो आम लोगों के बीच मेमोरी की प्रचलन इकाई है वह गीगाबाइट ही है। आप रैम भी देखते हैं अपने सिस्टम की, अपने मोबाइल की, तो आपको गीगाबाइट में चाहिए। आप स्टोरेज भी चेक करते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं तो चेक करते हैं कि 128 GB की स्टोरेज है, 256 GB की स्टोरेज है, या फिर 512 GB की स्टोरेज है। एक दिन इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये जो स्टोरेज चलती है 2 GB के बाद 4 GB, इसके बाद 8 GB, फिर 16 GB, फिर 32 GB, फिर 64 GB, 64 के बाद 128, इसके बाद 256, 256 के बाद 512, ये इसी क्रम में क्यों चलती है। आपके मन में आता होगा 1 GB भी चलती थी, 512 MB भी चलती थी। आपके मन में आता था 3 GB क्यों नहीं, 5 GB क्यों नहीं, 35 GB क्यों नहीं, या 50 GB क्यों नहीं, ऐसा क्यों। जबकि अगर आप सीडी की बात करें, जब आप सीडी की क्षमता देखते होंगे तो कितनी मिलती होगी, 700 कुछ MB मिलती है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 720 या 12 MB। अगर डीवीडी की बात करें तो डीवीडी में 4.7 GB मिलती है स्टोरेज। वहीं ब्लूरे की बात करें तो वह 50 GB, 80 GB या 100 GB के आसपास भी उसकी स्पेस मिल जाती है। आप हार्ड डिस्क की बात करें तो उसका भी एक क्रम होता है, किस क्रम में मिलती है, 512 GB की ले या फिर 1 TB की ले, एक्सेट्रा। शायद 720 MB होती है सीडी की। खैर, तो यहाँ पे
आप देखिए कि 1024 मेगाबाइट अगर आप मिलाएंगे तो 1 गीगाबाइट बनेगा, और अगर 1024 गीगाबाइट मिला देंगे तब कौन सी मेमोरी बनेगी? 1 टेराबाइट। अगर आप आज की डेट में कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, वीडियो शूटिंग का काम करते हैं, इनके पास अगर स्टोरेज देखेंगे आप, हमेशा टीबी यानी टेराबाइट में मिलेगी, क्योंकि इनके पास डेटा, एक एक शादी फंक्शंस का डेटा इनके पास टेराबाइट में स्टोर हो जाता है अगर बड़ी शादी अटेंड करते हैं तो, क्योंकि कैमरा बहुत ज्यादा आकार में स्टोरेज लेता है एक छोटी सी इमेज के लिए। आप देखते हैं, आप वही फोटो अपने मोबाइल से लें तो हो सकता है वो 5 MB या 10 MB की बने, लेकिन अगर कोई अच्छा सा कैमरा उस फोटो को कैप्चर करेगा तो 50 MB से लेकर के 100 MB तक की वही एक छोटी सी फाइल क्रिएट होगी। तो वहां पर इन स्टोरेज डिवाइसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, आप कोई फिल्म देखें या स्मार्टफोन की स्टोरेज की बात करें तो वहां पर आपको जीबी में मिलेगी स्टोरेज, लेकिन अगर आप किसी हार्ड ड्राइव की बात करें कि उसकी क्षमता क्या है, या फिर आप बात करें कि टोटल डेटा या टोटल अगर आपके पास कोई बहुत सारा बल्क में डेटा है तो वो इसकी स्टोरेज नापेंगे तो फिर वो टेराबाइट में आ जाएगी। ये बहुत छोटी सी बात है समझने के लिए, क्योंकि हायरार्की कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है आगे देखते हैं। अब आज का जो युग चल रहा है वो है बिग डेटा का युग। एक सिंपल सी मैं बात आपसे कहूं कि आप जैसे देखते हैं यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वीडियोस होती हैं, एक एक चैनल की, मतलब यूट्यूब में एक चैनल की बहुत सारी वीडियो है। किसी किसी चैनल पे मान लीजिए मिनिमम 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, किसी पे 500 भी है, किसी पे 1000 भी है, किसी पे 2000 भी है, किसी पे 10,000 वीडियो भी है। तो ये सारी वीडियो कहाँ स्टोर हो रही है? यूट्यूब में। और अकेले अगर यूट्यूब की बात करें तो अरबों की संख्या में यूट्यूब के पास वीडियो अपलोडेड है, एक से एक अच्छी क्वालिटी में, अच्छी स्टोरेज क्षमता में। तो वहां पर आपको ये जीबी या टीबी की बात नहीं होगी, वहां पर और बड़ी क्षमता लगेगी। अब छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे आप टेराबाइट भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो पेटाबाइट का यूज कर सकते हैं। और इनका जो हायरार्की क्रम है वो सिर्फ 1024 पर है। 1024 टेराबाइट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 1 पेटाबाइट। कहाँ स्टोर कर सकते हैं? जैसे नेटवर्क देखते हैं, नेटवर्क की कुल डेटा को मेजरमेंट करने के लिए। उसके बाद दूसरी एक दी गई यूनिट 1 एक्साबाइट। एक्साबाइट कब बनेगी? जब आप 1024 पेटाबाइट को मिला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस यूनिट का इस्तेमाल इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। कभी आप देखिएगा कि जिस इंटरनेट केबल के माध्यम से आप लोग इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, जियो की है या बीएसएनएल की जो केबल्स पड़ी हुई है आपके शहर में, कभी देखिएगा नेट पर सर्च करके कि उनकी जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो कितनी है। खैर, आगे देखें तो उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वहां पे ये गणना खत्म हो जाती है। जेटाबाइट भी है, 1024 एक्साबाइट को मिलाकर करें तो जेटाबाइट। योटाबाइट भी है, 1024 को मिला करके करें तो हो जाता है। ठीक है, और ये एक छोटा सा आपके सामने माइंड मैप, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कितने किलोबाइट से आप बनाएंगे 1 मेगाबाइट, या फिर कितने मेगाबाइट से आप बनाएंगे 1 गीगाबाइट, या कितने गीगाबाइट से बनाएंगे 1 टेराबाइट। तो पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे देखें, योटाबाइट से भी आगे का भविष्य क्या है? बिग डेटा की अगर आप बात करेंगे, जैसे कि जो यूट्यूब जैसी कंपनियां हैं, गूगल जैसी कंपनियां हैं, या फिर जो कंपनियां भी डेटा कलेक्शन का काम कर रही हैं। एग्जाम्पल, आपने देखा जियो, जियो ने अभी 5G का प्लान क्यों सस्ता करके रखा है? एयरटेल ने क्यों सस्ता करके रखा है? सस्ता नहीं मतलब फ्री, क्योंकि ये कंपनियां अब इसलिए 5G फ्री नहीं दे रही हैं कि आप लोग इसको यूज करना सीखें। यूज जितना करना सीखना था वो आप लोग कर चुके हैं।
इसका कंपेयर आप करिए 4G से। 4G उन्होंने लॉन्च किया, आपने करना सीखा, उन्होंने उस पे वो पैक लेकर के आके इतने का रिचार्ज कराइए और 4G यूज कीजिए। लेकिन 5G को आए हुए सालों बीत गए, फिर भी 5G फ्री है। तो इसके पीछे ये कारण नहीं है कि आप सीखें, इसके पीछे कारण है कि कंपनियां सीख रही हैं कि आप इंटरनेट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या खोजते हैं, आप महीनों तक किस विचारधारा के साथ अपने मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे डेटा का एनालिसिस कंपनियां कर रही हैं। और ये बेचा भी जाता है, ऐसा नहीं कि फ्री में, इसकी भी एक कॉस्ट आप दे रहे हैं, लेकिन वो हिडन है, आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में दिख जाएगी कि आपने कितना कॉस्टली खरीदा है ये 5G जो फ्री चला रहे हैं आप। खैर, तो यहाँ पर आपकी इकाइयां और दे दी गई हैं, मेरे ख्याल से इनका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि आप ये समझ पाएं कि लिमिट नहीं होती है। जैसे समय की गणना आप जानते हैं, सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से दिन, दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीने, महीने से साल, और साल के बाद देखेंगे धर्म ग्रंथों में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर के, जैसे कलयुग की गणना है या समय ब्रह्मांडीय वर्ष की गणना है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, कोई इनकी लिमिट नहीं है। तो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, मेमोरी की सबसे यूनिट यानी छोटी यूनिट कौन सी है? आप जानते हैं बिट, इसमें कौन होते हैं? 0 और 1। मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो वो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या है। हो सकता है आपके ऑप्शन में दिया हो किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, तो आप वहां टेराबाइट लगा सकते हैं। पेटाबाइट होगा तो पेटाबाइट लगा सकते हैं, जैसा हो आपका ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं मुख्य बातें। एक नजर में क्या है कि मेमोरी यूनिट का उपयोग डेटा को स्टोर करने और उसकी क्षमता को मापने के लिए होता है। बिट सबसे छोटी इकाई है, बाइट कंप्यूटर की मौलिक इकाई है। याद रखिएगा, बाइट में कंप्यूटर का डेटा मेजर किया जाता है। प्रत्येक अगली यूनिट से 1024 गुना बड़ी होती है। केबी, एमबी और जीबी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। पीबी और ईबी और उससे बड़ी यूनिट बिग डेटा और इंटरनेट के विशाल पैमाने को दर्शाती है। ठीक है, ये आपकी एक हायरार्की क्रम लगा हुआ है, देख सकते हैं कैसे डेटा बढ़ रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं कंप्यूटर का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो प्रोसेस कर पाता है। अगर कंप्यूटर के दिमाग को समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा अपने दिमाग को। आपने देखा कि पेंटियम सीरीज से लेकर के डुअल कोर या कोर टू डुअल, उसके अलावा i3, i5, i7 और उसके साथ भी अभी भी क्रम जारी है इस प्रोसेसर के निर्माण में। इसके अलावा आप क्वांटम कंप्यूटिंग को भी देख रहे हैं कि वहाँ प्रोसेस कैसे होती है। तो आज समझेंगे बारीकी से, लेकिन कंप्यूटर के दिमाग को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा अपने दिमाग को, कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। फिलहाल कंप्यूटर को देखें, हेडिंग आपकी है कंप्यूटर का दिमाग, मेमोरी कैसे काम करती है। उसमें स्थायी भंडारण से लेकर के अब परमानेंट कोई डेटा स्टोर करते हैं, वहां से लेकर के तत्काल गणना तक समझेंगे कि डेटा कैसे मूव करता है। ये सारा खेल जो आजकल हो रहा है, चाहे आप फोटो क्लिक कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, चाहे मूवी देख रहे हो या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे कुछ सर्च कर रहे हो, सारा खेल डेटा मूवमेंट का है। और ये खेल समझना इतना भी आसान नहीं है। खैर, देखेंगे आगे। देखिए, बड़ी जटिल संरचना दी हुई है। एक तरफ ह्यूमन माइंड है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी वाला माइंड। इसमें जोड़ के दिखाया गया है कि आज का मनुष्य बिना टेक्नोलॉजी के बिल्कुल अधूरा है। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? मशीन की याददाश्त, कैसे मशीन काम करती है, क्योंकि बिना मेमोरी के तो ना मनुष्य काम कर सकता है और ना ही मशीन काम कर सकती है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है? प्रोग्राम, सूचना, डेटा, इसको स्टोर करना और स्टोर किए हुए डेटा को प्रोसेस करना। अब क्या है कि मेमोरी छोटे हिस्सों में बटी होती है, मैंने आपसे पहले ही बताया, सेल कहते हैं, और इस सेल को हम कंप्यूटर की भाषा में जानते हैं बिट के नाम से 0 और 1।
इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आप थोड़ा सा स्पीड में लगा के देख सकते हैं। उसके अलावा ये क्लास सबसे ज़रूरी उनके लिए है जिन्हें कंप्यूटर के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, और जिनको विशेष जानकारी है उनके लिए जस्ट इन क्लासेस के बाद टेस्ट सीरीज करके जो है एक नई श्रृंखला लाई जाएगी, जिसमें आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। थोड़ा सा कठिन टॉपिक होंगे उनमें। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मेमोरी के 4 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम 2 ही मेमोरी जानते थे, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह होती थी जिसमें मेन डेटा लोड होता था और कंप्यूटर उससे जो है काम करता था, लेकिन यहाँ पे 4 दी हुई है तो चारों को समझेंगे। प्राइमरी मेमोरी आप जानते हैं रैम के बारे में, और दूसरी आप जानते थे सेकेंडरी, जिसमें आप जानते थे कौन सी, आपकी सीडी ड्राइव हो गई, आपकी डीवीडी हो गई, या आपकी एचडीडी हो गई, या आपकी एसएसडी हो गई, या आपकी फ्लैश ड्राइव हो गई, ठीक है। उसके अलावा पेन ड्राइव हो गए, उसके अलावा मैग्नेटिक टेप हो गए, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। 2 के बारे में आपको विशेष तौर पे जानना है, और वो 2 कौन है ये भी समझिए। उनमें से एक है रजिस्टर और दूसरी आपकी कैश मेमोरी। तो समझिएगा, इसकी हायरार्की को बहुत कायदे से समझिएगा। ये मान के चलिए कि एग्जाम में अगर कहीं मेमोरी से प्रश्न बनता है तो या तो यूनिट से पूछ लेता है, और अगर टफ बनाना होता है तो यहां से प्रश्न आएगा। कैसे आएगा समझाते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले समझाना ये है कि मेमोरी में जो आपकी रैम होती है, रैम के बाद आप जानते हैं कैश मेमोरी आती है। स्पीड की बात मैं कर रहा हूं, स्पीड के साथ साथ यहां पर स्टोरेज की भी बात हो रही है। कैसे समझिएगा, कैश मेमोरी, इसके बाद आते हैं रजिस्टर। तो यहाँ पे स्पीड, और यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ स्पीड होगी, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, लेकिन स्टोरेज की क्षमता की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये रजिस्टर आपके इनबिल्ड होते हैं आपके प्रोसेसर में, इस पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं थोड़ा सा मेमोरी के कार्य क्षेत्रों के बारे में। ये कंप्यूटर की, अच्छा प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, मुख्य मेमोरी होती है, मेन मेमोरी भी कहते हैं। सीपीयू इसे सीधे एक्सेस कर सकता है, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्सेस क्यों करेगा मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये हमारी टीम ने आपके लिए जो है एक मदरबोर्ड अरेंज की हुई है ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए, अभी नई है बिल्कुल। ये देखिए, ये है मदरबोर्ड। अब इस मदरबोर्ड में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये जो स्लॉट दिख रहे हैं 2, ये दोनों स्लॉट हैं आपके रैम के। इस चित्र में भी देखेंगे बिल्कुल यही देखिएगा, ये जो स्लॉट दिख रहे हैं यहां पर, ये रैम के स्लॉट है, यहां पे रैम लगेगी, और यहां ये जो बीच का सेक्शन दिख रहा है, ये जो पिन निकली हुई दिख रही है, इन सारी पिन पे लगेगा आपका सीपीयू, ठीक। तो अब जब सीपीयू और रैम देखिए बिल्कुल जस्ट बगल में है, तो यहां से बड़ी आसानी से डेटा यहां पर एक्सेस हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सीपीयू इसे सीधे एक्सेस कर सकता है, यह मदरबोर्ड पर स्थित होती है। लेकिन अगर आपको पेन ड्राइव लगानी है या आपको हार्ड ड्राइव लगानी है, तो ये सारी, अब देखिए ये केबल दिख रही है आपको, इस केबल के माध्यम से आप इस मदरबोर्ड में, ये देखिए यहाँ पे सॉकेट भी बने हुए हैं, और बड़ी आसानी से आप इन सॉकेट में इसको लगा सकते हैं। देखिए ऐसे इस तरीके से आप जो है हार्ड डिस्क को या अन्य स्टोरेज डिवाइस को, ये देखिए यहाँ से ये कनेक्ट हो गई। अब अगर आप हार्ड ड्राइव यहाँ से जोड़ेंगे, देखिए कितनी लेंथ, इतना डेटा ट्रेवल करके आने में टाइम तो लगेगा, स्पीड तो स्लो होगी ही, और रैम जस्ट इसके पास में इनबिल्ड है, तो यानी कि यहाँ रैम की स्पीड ज़्यादा होगी और हार्ड डिस्क की स्पीड कम होगी। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखें, ये मदरबोर्ड पर स्थित होती है और सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, लेकिन यह तेज गति से डेटा को एक्सेस करती है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। रैम आप देखते होंगे, जो पहले के सिस्टम थे उनमें 512 MB की होती थी, उसके बाद 1 GB देखी आपने,
2 GB के बाद 4, 8, 16 ऐसे करके रैम जो है आप अपने सिस्टम पर बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि अपने फ़ोन में देखें तो आपके फ़ोन में भी 4 GB 8 GB रैम होगी, लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे आते हैं जहां पर रैम एक्सटेंडेड होती है। अंतर समझिएगा। अंतर कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए कि आप जो फ़ोन लेकर के आए उसमें लिखा है 8/128, यानी 8 आपकी रैम है और 128 आपकी क्या है? स्टोरेज है। लेकिन कई फोन में ऐसा लिखा होगा कि 8+8, समझिएगा, 8+8 रैम। अब यहां पर इस रैम का मतलब ये हुआ कि जो 8 GB है ये डायरेक्ट रैम है, ये प्योर रैम ही है जो सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए लगाई गई है। लेकिन जो बाकी 8 GB है ये आपकी रैम ना हो करके आपकी जो स्टोरेज डिवाइस उसमें लगी हुई है उसको वर्चुअली आपका सिस्टम रैम के तौर पर यूज कर सकता है। जैसे आप कोई बड़ा गेम चला रहे हो या ज़्यादा काम कर रहे हो और आपकी 8 GB रैम पर्याप्त ना हो, तब आप उस स्थिति में वर्चुअल रैम को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यह 8/116 वाले सिस्टम से स्लो होगी, याद रखिएगा। ये 8+8 16 इससे हमेशा स्लो होगा। कैसे काम करेगा बताएंगे आपको कभी डिटेल में। खैर ये समझिए, यह एक वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल दोनों प्रकार की होती है। अब बताइए कि आप सोच रहे होंगे कि आपने तो हमेशा पढ़ा है कि रैम जो है वो वोलाटाइल होती है, फिर ये नॉन वोलाटाइल कैसे हो गई? तो समझिए यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, रैम की बात नहीं हो रही है। बात को समझिए। और प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम भी होती है और रोम भी होती है, ठीक है। जो आपका बायोस है वो कहाँ पर स्टोर होगा? रैम में कि रोम में? रोम में स्टोर होगा और वो एक ही बार होता है, तो वहां ज्यादा चेंज की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो रोम है आपकी वो क्या होगी? नॉन वोलाटाइल, और जो रैम है आपकी वो वोलाटाइल, जबकि दोनों चीजें क्या है? प्राइमरी मेमोरी। तो ये आप समझ गए होंगे अब तक। इसके बाद देखिए अगली स्लाइड में आ ही गया, प्राइमरी मेमोरी के दो रूप, एक रैम और रोम। रैम आपकी अस्थाई है यानी वोलाटाइल है, कंप्यूटर ऑन रहेगा, बिजली जाएगी उस पर, विद्युत का प्रवाह होगा तो वो आपकी जो है मतलब उस पर डेटा बना रहेगा। देखिए चित्र दिया गया है, यहाँ पर आप समझिए कि डेटा है, कब है? जब इस पे विद्युत सप्लाई है। और यहाँ पे आपने विद्युत सप्लाई हटा ली और जैसे ही हटा ली सारा डेटा साफ हो गया, ठीक। इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसका मतलब समझिए रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जो सीडी होती है उनमें लिखा होता है सीडीआर, कभी देखिएगा, या डीवीडी होती है उसमें भी लिखा होता है डीवीडीआर, डीवीडीआर। इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और इसका मतलब होता है रीड ओनली। रीड कर सकते हैं आप अपने सिस्टम पे भी, आप डेटा रीड ओनली बना सकते हैं। आप अगर अपनी ड्राइव से, गूगल की ड्राइव से किसी को कोई फाइल शेयर करते हैं तो वहां भी आपको पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। आप रीड ओनली परमिशन देते हैं, जिसको आप व्यूवर्स के नाम से भी जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ उसको देख सकता है। मॉडिफाई की भी परमिशन देते हैं कि उसको मॉडिफाई कर सकता है, या फुल एक्सेस भी देते हैं कि क्रिएट कर सकता है वगैरह कुछ भी। तो ये समझ गए आप, रीड राइट मेमोरी है ये। इसके बाद रोम क्या है? ये एक स्थायी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिस पर डेटा हमेशा के लिए स्टोर्ड रहता है। आगे चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, डेटा का स्थायी पुस्तकालय। थोड़ा हिंदी लैंग्वेज है तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, इंग्लिश में प्रैक्टिस मैं इंग्लिश में ही कराऊंगा। इंग्लिश और हिंदी की मिक्स प्रैक्टिस होगी, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, शब्दों पर मत जाइए। सेकेंडरी मेमोरी की बात है तो नॉन वोलाटाइल है, डेटा हमेशा के लिए स्टोर होता है, सीपीयू से सीधे एक्सेस नहीं कर सकता, डेटा को पहले प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ता है, ये बात समझ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर ये है आपकी मदरबोर्ड, ये है आपका सीपीयू और यहां पर आपकी लगेगी रैम। अब मैं यहां से कोई सेकेंडरी स्टोरेज कनेक्ट कर रहा हूं और सेकेंडरी स्टोरेज जब मैं कनेक्ट करूंगा
तो यहां से डेटा डायरेक्ट आपके प्रोसेसर में नहीं जाएगा। कहां पर जाएगा? सबसे पहले अगर वो डेटा प्रोसेस होना है, आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो डेटा डायरेक्ट सेकेंडरी स्टोरेज से आपके सीपीयू में नहीं जाएगा। सबसे पहले कहां जाएगा? रैम में लोड होगा, और रैम में लोड होने के बाद जो डेटा ज्यादा यूज में हो रहा है वो कैश में लोड होगा, और जिस डेटा पे वर्तमान में काम चल रहा है वो डेटा रजिस्टर में लोड होगा, और तब जाके हमारा सीपीयू उस पर काम करता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि क्यों हार्ड डिस्क से डायरेक्ट डेटा जो है आपका सीपीयू लोड नहीं करता। अब इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। सिंपल सी बात है, आप मोबाइल लेने जाते हैं, रैम तो आपको 8 GB मिलती है, 16 GB मिलती है, जबकि स्टोरेज आपको 256 या 512 मिल जाती है। बड़े आकार की फाइल रख सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती लेकिन धीमी होती है, याद रखिएगा। सस्ती होती प्राइमरी मेमोरी की तुलना में, लेकिन धीमी गति होती है। इसे एक्सटर्नल या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। आगे देखते हैं, ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लीजिए। ये सीपीयू है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी दी गई है, और ये आपका पुस्तकालय जो बड़ा सा दिखाया गया है, ये साइज के हिसाब से भी दिखाया गया है कि इतनी बड़ी है, मतलब इसमें इतना सारा डेटा देखिए रखा हुआ है। ये सारा डेटा कहां पर आएगा? आपकी प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद डेटा कहां जाएगा? सीपीयू में। सीपीयू इस पे काम करेगा जो आप उसे करवाना चाहते हैं। काम करने के बाद ये कहां डेटा भेज देगा? सेकेंडरी स्टोरेज में। लेकिन भेजेगा इसी रास्ते से, इस रास्ते मत जाएगा, नहीं जाएगा डेटा। आगे देखिए, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण दिए गए हैं। हार्ड डिस्क से जानते हैं आप, पेन ड्राइव जानते हैं, डीवीडी जानते हैं, सीडी जानते हैं, और मैग्नेटिक टेप शायद नहीं जानते होंगे। तो आप देखिएगा कि आज के करीबन 20 साल पहले, 15 साल भी ले सकते हो, जो शादी की रिकॉर्डिंग बना करती थी, कैसेट बना करती थी, वो वीसीआर नाम सुना होगा आपने। तो वहां पे मैग्नेटिक टेप का भी कॉन्सेप्ट था, डेटा वहां पर स्टोर होता था। ठीक है, बाकी आप रील वाला टेप तो जानते ही होंगे। खैर, कैश मेमोरी की बात करें तो सीपीयू का सबसे तेज सहायक कौन होता है? कैश मेमोरी। कैसे काम करती है, क्या होती है, समझते हैं। यह एक बहुत तेज गति से काम करने वाली मेमोरी जो सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है ये भी समझिए। ये प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा होता है। इनमें उन डेटा या फाइलों को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल सीपीयू बार बार करता है। ये बात समझ लीजिए। कैश का कॉन्सेप्ट सिर्फ सीपीयू या मेन मेमोरी तक सीमित नहीं है। आप जब वेब ब्राउजर में कोई चीज बार बार, कोई वेबसाइट बार बार सर्फ करते हैं, विजिट करते हैं, तो वहां भी कैश फाइल स्टोर होती है। आप किसी भी एप्लीकेशन, आपका व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, वहां पर आप जो स्क्रॉल करते रहते हैं, उसको चलाते रहते हैं, वहां भी कैश फाइल लोड होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप उसको यूज करें तो ज्यादा डेटा ना लगे और ज्यादा टाइम भी ना लगे, और बहुत आसानी से आप तेज गति के साथ उस चीज को एक्सेस कर पाए। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। कैश मेमोरी में वही चीजें, वही प्रोग्राम, वही डेटा, वही इंस्ट्रक्शन लोड होंगे जिनको सीपीयू की बार बार जरूरत है। ठीक है, लिखा भी है, जब सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो वह सबसे पहले कहां ढूंढता है? कैश मेमोरी में। वहां नहीं मिलता तो मेन में नहीं मिलता तो फिर हार्ड डिस्क में। देखो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है और ये आपका सीपीयू है। सीपीयू के सबसे पास में कौन होगी? कैश। और कैश के बाद कहां जाएगा? प्राइमरी। अब ये एक इसका स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे थोड़ा और डिटेल में। आगे देखिए, कैश के स्तर देख लीजिए, 3 प्रकार की होती है, L1, L2 और L3। L3 साइज में बड़ी होती है, लेकिन L2 से धीमे होती है, याद रखिएगा। यानी सबसे फास्ट कौन होगी? L1। सबसे छोटी होगी 2 KB से लेकर के 64 KB तक की फाइल साइज होता है, और सबसे तेज होती है इसमें निर्देश कैश और डेटा कैश दोनों होते हैं, L1 कहते हैं। L1 के बाद कौन आएगा? L2। L1 से धीमे होती है लेकिन साइज बड़ा। L2 के बाद कौन आएगा? L3। इनमें क्या होता है? साइज और बड़ा होगा और स्पीड L1 और L2 से धीमी होगी।
मेमोरी के बारे में अब तक आप एक चीज तो समझ गए होंगे, साइज ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, और साइज कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन इसे यूनिवर्सल ट्रुथ मत समझिए। आगे देखिए, इसके बाद बात आती है सबसे फास्ट मेमोरी। कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? तो वो है आपके रजिस्टर। कौन है? रजिस्टर। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी, याद रखिए, सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। ये सीधे सीपीयू के अंदर होती है और मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होती। यह उन डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है जिन पर सीपीयू तुरंत काम कर रहा होता है। कंप्यूटर में जितने ज्यादा रजिस्टर होते हैं उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है। अब आप समझिए कि जो आपके रजिस्टर होते हैं वह रैम के भाग नहीं होते, वह हार्ड डिस्क के भाग नहीं होते, ना प्राइमरी मेमोरी के, ना सेकेंडरी मेमोरी के। वो किसके पार्ट हैं? आपके सीपीयू के। और सीपीयू के ही पार्ट हैं, मतलब सीपीयू में ही इनबिल्ड है। इसका मतलब सबसे ज्यादा फास्ट तो वही होंगे क्योंकि सीपीयू के सबसे निकट है। रजिस्टर के बाद कैश, कैश के बाद मेन मेमोरी, तो एक हायरार्की बनी हुई है। लेकिन डेटा अगर स्टोरेज की बात करें तो डेटा सबसे कम तो इन्हीं के अंदर स्टोर होगा, बिट के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है उनमें। अब देखिए रजिस्टर, ये आपका देखिए सीपीयू दिया हुआ है, यहां से यहां तक आप देखिए तो ये एक सीपीयू है, ठीक है। अब इस सीपीयू में देखिए रजिस्टर लगे हुए हैं, तो इनका काम क्या है? डेटा को उस दौरान सीपीयू को देना जिस दौरान जिस डेटा पे ये काम कर रहा हो। आगे देखो एक मॉडल दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। गति और प्रति बिट लागत दोनों एक साथ बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे। यानी गति भी सबसे तेज रजिस्टर की और प्रति बिट लागत भी सबसे ज्यादा किसकी? रजिस्टर की। सीपीयू में इनबिल्ड है क्योंकि एक छोटी सी चिप में वो उस मेमोरी को आपको इनबिल्ड करना है। लेकिन आकार और क्षमता की बात करें तो नीचे की ओर आएगी। आकार इसका सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये चित्र देखकर अब तक आप समझ गए होंगे कि उतनी देर से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक, इस चित्र को डिस्क्राइब करने की मुझे और ज्यादा जरूरत नहीं है। सब मिलकर कैसे काम करते हैं देखिए आपके सामने है। एक आइकन पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम डेटा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड ड्राइव से निकल करके कहाँ आएगा? प्राइमरी मेमोरी में यानी रैम में कॉपी हो जाएगा। जैसे ही आपने एक आइकन पे क्लिक किया, डेटा वहां से उठ करके कहाँ गया? रैम में। अब सबसे जरूरी दिशा निर्देश और डेटा रैम से कैश मेमोरी में चले जाएंगे। अब रैम में भी जो डेटा आया उसमें जो सबसे जरूरी डेटा था जिसको कंप्यूटर को बार बार यूज करना था, वो डेटा कहाँ चला गया? कैश मेमोरी में। ठीक है, अब सीपीयू तत्काल निर्देश को रजिस्टर में प्रोसेस करता है। यानी एक टाइम पर जितना डेटा एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो डेटा कहाँ पर होगा? रजिस्टर में होगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब चारों मेमोरी की तुलना की एक हायरार्की दी हुई है। सीपीयू द्वारा एक्सेस सीधे करेगा किसको? रजिस्टर को, और सीधे सीधे करेगा कैश को, और सीधे ही करेगा प्राइमरी मेमोरी को, क्योंकि सीपीयू के पास में ही मदरबोर्ड में ही इनबिल्ड होते हैं, जबकि आपकी जो सेकेंडरी है वो इनबिल्ड नहीं। गति की बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी रजिस्टर की, फिर क्रम में। आकार देख सकते हैं सबसे छोटा, फिर ये सबसे छोटा ये होगा। बाइट्स में डेटा स्टोर करेगा। कैश आपकी मेगाबाइट में करेगी, किलोबाइट और मेगाबाइट दोनों में। प्राइमरी आपकी जीबी में, और जो सेकेंडरी होगी जीबी या टीबी, किसी में ऑपरेट कर सकती है। नेचर की बात करें तो वोलाटाइल। यहां भी याद रखिएगा रजिस्टर एक वोलाटाइल मेमोरी है, कैश वोलाटाइल मेमोरी है, प्राइमरी में जो रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है, और सेकेंडरी तो नॉन वोलाटाइल है। तो यहां से मेरे ख्याल से आप अब तक आपको मेमोरी के बारे में एक विशेष जानकारी हो चुकी होगी। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं,
उस पर अलग से क्लास ली जा सकती है। देख लीजिए, क्यों चाहिए इतनी तरह की मेमोरी और संतुलन की कला। तो आज का सेशन यहीं तक। और अब तक आप लोग ये सोच पा रहे होंगे कि आप जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी मेमोरी लगी हुई है, कैसे वो ऑपरेट कर रही हैं, उनमें प्रोसेसर क्या काम कर रहा है, डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और कहाँ पर जा रहा है। हालांकि अगली क्लास में हम और भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।